Hello friends, let's continue our topic. Okay, natural resources, land, soil and water. Today we will read about soil resources. लैंड का आपने पहले ही पढ़ लिया, लैंड यूज़ पैटर्न के लैंड को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, और जो लूज मटेरियल होता है ऊपर लैंड का उसको हम कहते हैं सॉइल. ओके, अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सॉइल. अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? लैंड सरफेस का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो सॉइल से कवर्ड है. एज अ रिसोर्स द सॉइल इज ऑफ इमेंस वैल्यू टू द फार्मर. अब इस सॉइल की जो है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत वैल्यू है. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ओके कहाँ होती हैं? इसी सॉइल पे होती हैं. अगर मिट्टी सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा. ओके, सो व्हाट इज रिटन हियर? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. Rich and deep soil cover with a high degree of fertility favors agriculture production. यानी कि मिट्टी अगर मोटी है, नीचे तक गहरी है और वो फर्टाइल है तो वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है. ऑन द अदर हैंड इफ सॉइल कवर इज शैलो, शैलो मतलब मिट्टी की लेयर बहुत पतली है और फर्टिलिटी भी उसमें कम है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा. देयरफॉर अ लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो इसलिए फर्टाइल लेयर जो है फर्टाइल सॉइल की वो इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए. ओके, अवर नेक्स्ट इज इनडायरेक्टली एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सॉइल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स. अब कहते हैं इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं वो भी सॉइल पे डिपेंड करते हैं कि उनकी बेसिक नीड्स, रहना खाना सेटिस्फाई हो सके. सॉइल ऑल्सो गिव्स न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स. सॉइल जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देती है और इट गिव्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. अब मिट्टी के नीचे भी बहुत सारे रहते हैं ना, जब बारिश होती है, रेन होती है, तो आपने देखा है अर्थवॉर्म्स ऊपर आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके घरों में पानी भर जाता है, नीचे जो होते हैं वो रहते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं. तो अर्थ में जो है मिट्टी में एनिमल्स भी जैसे रैट, स्नेक्स ये रहते हैं. सॉइल ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, और ईंटें बनाने के भी काम सॉइल आती है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन. यानी जो मिट्टी बनती है, जो आपने पढ़ा था वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो चट्टाने टूटती हैं वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. ओके, ये आपने 7th क्लास में साइंस में भी पढ़ा है. सॉइल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 फैक्टर्स. 5 फैक्टर्स हैं. पेरेंट रॉक, पहला है आपका पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक क्या होता है? यानी वो ओरिजिनल रॉक जिससे कि मिट्टी बनती है, जिस रॉक की वेदरिंग होती है. जैसे ब्लैक सॉइल है वो कहाँ से मिलती है? लावा रॉक से. आपकी 3 तरह की सॉइल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नीशियस रॉक और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स. तो उनसे जो मिट्टी बनती है, क्योंकि हर एक मिट्टी में ना आपने पढ़ा होगा रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुविलियल सॉइल, तो इनमें ना सब में मिनरल्स और पार्टिकल साइज मिट्टी का अलग अलग होता है और वो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग तरह का हमें सॉइल चाहिए. अब है टोपोग्राफी. ओके, सेकेंड फैक्टर इज टोपोग्राफी. द लोकेशन ऑफ अ सॉइल ऑन अ लैंडस्केप कैन अफेक्ट हाउ द क्लाइमेटिक प्रोसेस अफेक्टेड. मतलब ये कि वो जो है मिट्टी कहाँ मिलती है, हमें किस जगह पे मिलती है. जैसे वो माउंटेन्स पे है, प्लेन्स पे है या प्लेट्यूज पे है, तो उससे उसका हम मतलब वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उस हिसाब से वहाँ सॉइल होती है. अब जैसे वेरिएशन है बिलीफ का, ये जो आपने पढ़ा रिलीफ फीचर्स आपके माउंटेन्स, इन ये 3 डिटरमिन करते हैं थिकनेस ऑफ द सॉइल, कि मिट्टी मोटी है या पतली है. जैसे माउंटेनियस रीजन में है, स्टीप स्लोप में शैलो और थिन होती है. क्यों? क्योंकि वो बह जाती है, नीचे टिक ही नहीं पाती. जेंटल स्लोप पे यही कवर जो है सॉइल का आपका थिक और डीप हो जाता है. और सॉइल कवर हमेशा प्लेन्स में तो वो हमेशा ही मोटी होती है, थिक होता है. नॉर्थर्न प्लेन्स में थिक कवर होता है. हिमालय में जो मिट्टी का कवर है, जो थिकनेस है, उसके एक्सेप्ट उसके बजाय नॉर्थर्न प्लेन्स में आपको ज़्यादा थिकनेस मिलेगी. ओके, इवन विद इन द माउंटेन्स के अंदर भी जो रिवर वैलीज है ना, वहाँ पे सॉइल का थिक कवर है. ओके, तो मिट्टी की लेयर मोटी होगी या पतली होगी ये डिपेंड करता है रिलीफ फीचर पे. अब नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट. देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर टेम्परेचर एंड रेनफॉल भी.
अब क्या होता है कि कैसे एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वहाँ पे चट्टानें इजीली टूट जाती हैं और फिर सॉइल फॉर्मेशन वहाँ जल्दी होगा। अब राजस्थान में ड्यू टू एक्सट्रीम डिफरेंस इन डेज एंड नाइट टेम्परेचर्स, राजस्थान में क्या होता है, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के टाइम टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो रॉक एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो जो चट्टान है वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, फैलती है और सिकुड़ती है। ठीक है, ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जब ये चलता है तो उससे जो चट्टान है, जो रॉक है, वो वीक हो जाती है और उसमें फिर वेदरिंग होने लगती है, विच रिजल्ट इन क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेन, सोल्यूबल रॉक मटेरियल ईजिली गेट डिजॉल्व। अब वो रॉक मटेरियल जो छोटा छोटा हो गया, ईजिली डिजॉल्व हो जाता है पानी में और बहते हुए पानी के साथ वो भी बह जाता है और ऐसे भी फिर वो बहते हुए प्लेन्स और वो दूसरी जगह बिछ जाता है और तभी हमारा सॉइल बनता है। नेक्स्ट इज अवर वेजिटेशन कवर, यानी पेड़ पौधे, एनिमल उस पर डिपेंड करता है। प्लांट्स ग्रो इन क्रैक्स, जैसे रॉक्स है, रॉक्स में प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो अब ये रॉक्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, रूट्स कहाँ जाएंगी, नीचे, तो रूट्स ऑफ द प्लांट स्टार्ट पेंट्रेटिंग द क्रैक्स। अब वो क्रैक्स के अंदर रूट्स जो हैं वो बढ़ने लगती हैं और उसको और चौड़ा करने लगती हैं। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, जो चट्टान का टुकड़ा है वो टूट जाता है और छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है और इसी से ही मिट्टी बनती है। अब रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। अब उसी मिट्टी में जो प्लांट्स मरे, जो एनिमल्स मरे, वो मिट्टी को क्या दे देते हैं, ह्यूमस दे देते हैं, जो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। द सॉइल ऑफ डेंसली फॉरेस्ट एरिया इज जनरली रिच इन ह्यूमस कॉन्टेंट। अब वो मिट्टी जो फॉरेस्ट एरिया में होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, तो वहाँ पे मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट भी, सॉइल में ह्यूमस कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम। टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू द सॉइल। ऑल्दो सॉइल इज रिन्यूएबल सोर्स बट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डेवलप अ थिन लेयर ऑफ इट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, कहता है कि टाइम से वो मिट्टी में मैच्योरिटी आती है। कहते हैं मिट्टी जो है रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन एक पतली सी लेयर बनने में भी हजारों साल लग जाते हैं। जैसे नाइल डेल्टा और डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगापुत्र रिवर हैव वेरी डीप एंड फर्टाइल सॉइल, मतलब उसको बने हुए बहुत टाइम हो गया, एकदम से नहीं बन जाती मिट्टी। ओके, नाउ अब सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्टाइल सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। उपजाऊ मिट्टी जो है वो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी टू द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि खेती होगी, खाना होगा हमारे पास, तभी तो वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं रहेगा। बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज सिवियरली डैमेज्ड बाय सॉइल एरोजन। लेकिन ये देखा गया है कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है ना वो खराब हो गई है सॉइल एरोजन के कारण। अब सॉइल एरोजन क्या है, जो टॉप लेयर है ना सॉइल की, जो फर्टाइल लेयर है, उसे एयर, वाटर, ग्लेशियर अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं, रिमूव कर देते हैं, या हम लोगों के भी अनवाइज एक्शन से, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और माइनिंग। तो द नीड टू कंजर्व सॉइल एरोजन हैज बिकम वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। कहता है अब हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, और जो सॉइल एरोजन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और अ सीरियस कंट्रेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए एक लिमिटेशन, सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप ऐसे ऐसे तरीके यूज करो कि जिससे ऊपर की जो लेयर है मिट्टी वो उड़े ना, बीइंग एरोडेड। अब वेरियस मेथड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इसमें अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स लगाना, इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड सीड्स ऑन लैंड। मतलब हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए या बीज बोएं जिनसे पेड़ आए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो जब पानी यहाँ से बहता है तो मिट्टी उसके साथ नहीं जाती। रोज ऑफ ट्रीज और शेल्टर बेल्ट्स आर प्लांटेड इन डेजर्ट रीजन टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम विंड एरोजन। अच्छा, ये ऐसे है, आप ऐसे समझो उसे कि आपके पास एक ग्राउंड है, वो आपकी मिट्टी ना उड़े, तो आप उसकी बाउंड्री पे ट्रीज उगा दो, ट्रीज की बाउंड्री बना दो,
दीवार जैसे बनाते हैं ना, ऐसे ट्रीज की बना दी, तो उससे क्या होगा, विंड की स्पीड जब वो आपके लैंड पे आएगी वो स्लो हो जाएगी और विंड एरोजन नहीं होगा, मिट्टी का एरोजन विंड से नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि जब एनिमल्स शीप या गोट चरते हैं तो वो मिट्टी को बेयर कर देते हैं, वहाँ से वो प्लांट्स या ग्रास खा लेते हैं, तो ऐसे भी मिट्टी उड़ती है। तो कहते हैं वो हमें चेक करना चाहिए। फॉडर क्रॉप्स शुड बी रेज्ड, द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन फ्लीट्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ये नहीं है कि एनिमल कहीं भी चले जाए, उनके लिए वो जगह फिक्स होनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल फॉडर उगाना चाहिए। स्टेप शुड बी टेकन टू चेक रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी जो अंधाधुंध बिना सोचे समझे ट्रीज की कटिंग हो रही है उसको भी रोक लगनी चाहिए। फ्लड्स शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर, नदी के पास जब हम डैम बना देते हैं तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यही डैम फ्लड का कारण हो जाते हैं, तो कहता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब टेरेस फार्मिंग एंड कंटून फार्मिंग शुड बी प्लोड अक्रॉस द हिल, तो ये कहता है टेरेस फार्मिंग और कंटूर फार्मिंग भी होनी चाहिए। ये दोनों जो हैं ये आपके यूज़ होते हैं वहाँ पे हिली एरियाज़ में, ठीक है जी। तो इसमें ये सीढ़ियों नुमा सीढ़ीदार बना के खेत सीढ़ियाँ वो करके कर देते हैं, देखिए। साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कहते हैं अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे क्या है, रोटेशन ऑफ क्रॉप, ये आपने साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा है। स्ट्रिप क्रॉपिंग शुड बी सिस्टमेटिकली फॉलोड, तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये टेरेस फार्मिंग और कंटूर फार्मिंग फ्लोइंग का इंपॉर्टेंट है। टेरेस फार्मिंग क्या है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन अ लेवल स्टेप्स और टेरेस कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल साइड, हिल एरिया पे सीढ़ियाँ बनाई ली जाती हैं और उसी सीढ़ी पे खेती होती है। और उस दूसरा वाला क्या है, टेक्निक ऑफ फ्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ सिल होप्स रेदर अप एंड डाउन जस्ट टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन। मतलब ये कि ऐसे यूं गोल गोल पैरेलल, ये देखिए ये गोल गोल पैरेलल फ्लो करो, बजाय कि आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फ्लो करो। तो एक आपने पतली सी वो निकाल लिया बेल्ट और उसमें आप पैरेलली फ्लो करते जाओ।